गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। करंट अफेयर्स करना है 25 अगस्त, 26 अगस्त के और 27 अगस्त के। 27 अगस्त की स्लाइड्स नीचे हैं, वो हम लोग अभी कवर कर लेंगे इसी वीडियो में। ठीक है, आज के वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स के साथ साथ जनरल स्टडीज़ की भी चीज़ें सीखेंगे। और वैसे भी इस सीरीज में हम लोग करंट अफेयर्स के साथ साथ जनरल स्टडीज़ के फैक्ट भी सीखते हैं। तो एक तरह से इस सीरीज का हर एक वीडियो करंट अफेयर्स कम जनरल स्टडीज़ वीडियो होता है। ठीक है, तो फिर शुरू करें। चलिए, पहला टॉपिक है टोमेटो फ्लू। फ्लू तो आजकल हर दूसरे तीसरे दिन नया निकल के आता है ना। टोमेटो फ्लू एक इन्फेक्शन है, रोगी के शरीर पर लाल फफोले हो जाते हैं और धीरे धीरे टमाटर के आकार के हो जाते हैं। गनीमत है कद्दू फ्लू नहीं है, और इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो चिकनगुनिया के समान होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग के काम की क्या चीज़ है, एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है। तो ऐसे पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में चर्चा में रहा फ्लू, कौन सा फ्लू था। 4 ऑप्शन बना देगा, टोमेटो फ्लू दे देगा, लीची फ्लू दे देगा, बहुत अच्छे अच्छे फल हैं लाल रंग के, एप्पल फ्लू दे देगा। खैर यहाँ पे टमाटर का कोई रोल नहीं है, बस टमाटर तो इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये जो फफोले हैं वो टमाटर के आकार के हो जाते हैं। ठीक है, चलिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। AK-203 राइफल, AK-47 को अब रिप्लेस किया जा रहा है AK-203 राइफल से। आपने अभी पिछले दिन एक सिस्टम पढ़ा था F-INSAS सिस्टम, जिसमें सोल्जर को हर एक चीज़ से लेस किया गया था। तो इसी सिस्टम में एक राइफल दी जाएगी सोल्जर को, AK-203। इसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। देखिए, यहाँ पे हम लोग टेक्निकलिटी के बारे में नहीं जा रहे हैं कि ये कैसे बनती है, ये सब चीज़ें। यहाँ पे बस इससे संबंधित करंट की क्या न्यूज है ये देखना है। AK-203 का निर्माण उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। ये तो बहुत सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लगभग 6 लाख बंदूकें उत्तर प्रदेश बनाएगा। उत्तर प्रदेश में कौन सी संस्था है जो बना रही है, कंपनी कौन है, कारखाना कौन है? इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड, अमेठी में है ये। इस इंस्टीट्यूट का नाम याद रखना, संस्था का नाम याद रखना। ठीक है, ज्वाइंट वेंचर में काम करती है ये संस्था, इंडिया और रशियन के ज्वाइंट वेंचर में है। रसिया ने अभी तक 70,000 AK-203 सप्लाई भी कर दिया है, और बाकी काम उत्तर प्रदेश कर देगा, इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड कर देगा। ठीक है, बाकी ये AK-47 को रिप्लेस करेगा इंडियन डिफेंस फोर्सेस में। चलिए, बाकी यहाँ पे रसिया के साथ और क्या क्या सीन है हम लोगों का। एक्सरसाइज होती है बहुत इंपॉर्टेंट, इंद्र, इंडिया और रसिया के बीच में। और यहाँ पे क्या है जहाँ पे हम लोग एक साथ काम करते हैं रसिया के साथ, ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम में हम लोग काम करते हैं एक साथ। इसके बारे में जानते हैं ना, Su-30, ये रसियन सबसे पावरफुल फाइटर जेट है। S-400 सिस्टम, ये मिसाइल सिस्टम है रसिया का, और इंडिया ने इसको खरीदा भी है रसिया से। ठीक है, इंडिया परचेज्ड 2nd रेजिमेंट ऑफ S-400। मैं पिक्चर लगा दूंगा तो देखना, आपने देखा भी होगा, इसको हम लोग कई बार डिस्कस भी कर चुके हैं, टेस्ट सीरीज वगैरह में हम लोग डिस्कस किए थे इसको। और कहाँ पे काम है रसिया के साथ, T-90 के बारे में अक्सर पूछा जाता है क्या? मिसाइल दे देता है एक ऑप्शन, टैंक दे देगा, टैंक लगा देना। T-90 20 में टैंक, इसमें भी हम लोग साथ में काम कर रहे हैं। INS विक्रमादित्य तो हम लोग खरीद ही चुके हैं रसिया से। भारत की पहली पनडुब्बी जिसका नाम था फॉक्स ट्रेंट क्लास, रूस से ही ली थी हमने। इंडिया भी पनडुब्बी सबमरीन के मैटर में ना कम्प्लीटली डिपेंडेंट है रसिया पे। तो कोई नहीं, आज नहीं तो कल सीख ही जाएंगे इसकी भी टेक्नोलॉजी, फिर स्वदेशी रूप से बनाया जाएगा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय दास व्यापार और उसका उन्मूलन स्मरण दिवस 2022, यानी इंटरनेशनल डे फॉर रिमेम्बरेंस ऑफ स्लेव ट्रेड एंड इट्स एबोलिशन। मेडिवल हिस्ट्री में हम लोग पढ़ते रहते हैं दास व्यापार और स्लेव जो ट्रेड होता है उसकी त्रासदी वगैरह। दास व्यापार की त्रासदी से पीड़ित लोगों की याद में इसको ऑब्जर्व किया जाता है 23 अगस्त को। तो यहाँ पे बस डेट याद रखनी है 23 अगस्त। अगर इतना लंबा नाम नहीं लिखेगा एग्जाम में तो सिंपल यही लिख देगा दास उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है, तो यहाँ पे 23 अगस्त लगा देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है चंडीगढ़ एयरपोर्ट। इसको हाल ही में नाम बदल दिया गया, इसका नया नाम है शहीद भगत सिंह। लंबे समय से विवाद चल रहा था पंजाब और हरियाणा के बीच में इसके नाम को लेके, अब फाइनली शहीद भगत सिंह इसका नाम हो गया है। बाकी यहाँ पे हिस्टोरिकल फैक्ट क्या है, HRA में शामिल हुए थे भगत सिंह साहब हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। यही संस्था फिर बाद में HSRA बन गई थी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। ये जो सोशलिस्ट शब्द था, इसको जोड़ने का जो योगदान रहा वो किसका रहा था, इन्हीं साहब का रहा था, भगत सिंह साहब का। बाकी HRA के जो मुखिया थे वो चंद्रशेखर आज़ाद साहब थे, राम प्रसाद बिस्मिल सदस्य थे, अशफाक उल्ला खां, ये सब इसी संगठन के मेंबर थे, महत्वपूर्ण मेंबर थे। इंकलाब जिंदाबाद से इनको प्रसिद्धि मिली थी। भगत सिंह साहब को 23 मार्च 1931 फांसी पे झूल गए। ठीक हो जाएगा, चलो आगे कर लो। गरबा नृत्य सुपर इम्पोर्टेंट,
इसको यूनेस्को की कल्चरल लिस्ट में नॉमिनेट किया गया है। ठीक है, ये फैक्ट आपको मार्क करना है। गरबा डांस जो है वो फोक डांस है, लोक नृत्य है गुजरात का। इस डांस को महिलाओं द्वारा किया जाता है। 2 और 4 के ग्रुप में मिलकर डिफरेंट टाइप से नृत्य करती हैं और देवी गीत गाती हैं। ठीक है, तो ये फैक्ट याद रखना। चलिए, अफ्रीकन राइनो, अफ्रीकी गैंडा के बारे में क्या है यहाँ पे। हंटिंग रिपोर्ट रिलीज की गई अभी। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि ये जो हंटिंग दर थी गैंडों को मारने की, ये कम हुई है। तो ये तो इकोसिस्टम के लिए एक अच्छी बात है। अफ्रीका में जो गैंडे पाए जाते हैं उनकी 2 प्रजातियाँ हैं। एक को बोलते हैं ब्लैक राइनो, दूसरे को बोलते हैं वाइट राइनो। यहाँ पे हम लोग को डिफरेंस देख लेना है। तो यहाँ पे एग्जाम की दृष्टि से इसमें अंतर नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, फिर भी एक सामान्य समझ के लिए हम लोग को ये पता होना चाहिए कि ऐसे भी गैंडे हैं जिनके 2 सींग होते हैं, ऐसे भी गैंडे हैं जिनके 3 सींग होते हैं, और एक 1 हॉर्न राइनो जो हम लोग पढ़ते हैं, एशियन राइनो, वो तो हम लोग पढ़ते ही हैं। तो आइए इनमें डिफरेंस देख लेते हैं। एक ब्लैक राइनो है, एक वाइट राइनो है। ब्लैक राइनो की स्थिति जो प्रोटेक्शन में है, संरक्षण में है, वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड की कैटेगरी में इनको डाला गया है। ये बहुत ही संकटग्रस्त है। जबकि वाइट राइनो है, ये नियर थ्रेटेंड है। ब्लैक राइनो की शारीरिक विशेषता क्या है, इनके कान चौड़े होते हैं और छोटे आकार के होते हैं। जबकि वाइट राइनो के जो कान हैं वो सैटेलाइट ईयर हैं, यानी लंबे होते हैं, लॉन्ग होते हैं। ब्लैक राइनो के जो लिप्स हैं वो हुकी फूकी लिप्स हैं। ये क्या है हुकी फूकी? इसका मतलब होता है कि इनका जो माउथ होता है वो थोड़ा सा चोंच के आकार का होता है। ये पेड़ की पत्तियों को जो पकड़ने में इनको ईज करता है। तो अब आप बताइए, ब्लैक राइनो ज़्यादातर वन क्षेत्र में रहेंगे या फिर घास के मैदान में रहेंगे? घास के मैदान में तो ये वाइट राइनो रहेंगे, क्योंकि इनकी लिप्स देखिए, लॉन मूवर लिप्स बोला जाता है इनको। लॉन मूवर समझ रहे हो ना, चारा काटने की जो मशीन होती है। चौकोर आकार की, फ्लैट आकार का इनका माउथ है, लिप्स है, यानी इनके लिप्स का आकार ऐसे लगता है जैसे ये घास से चरने के लिए ही बनाए गए। इसलिए आप लोग देखेंगे कि जो वाइट राइनोस का हैबिटाट है, निवास स्थान है, वो ज़्यादातर घास के मैदान है, यानी सवाना का जो घास का मैदान है, यहाँ पे ये ज़्यादा रहते हैं। जबकि ब्लैक राइनो ये वन क्षेत्र में ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि इनको पत्तियाँ पकड़ना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये घास नहीं चढ़ सकते, घास चढ़ सकते हैं। ये भी सवाना मैदानों में पाए जाते हैं, लेकिन कम पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए, इनका साइज़ भी छोटा होता है। ब्लैक राइनोस का साइज़ छोटा रहता है, ये 1000 kg के लगभग होते हैं। लेकिन ये जो वाइट होते हैं ये बहुत बड़े साइज़ के होते हैं। 2500 kg का इनका वेट रहता है। ये अर्थ पर सेकंड लार्जेस्ट मैमल है, दूसरा सबसे बड़ा स्तनपायी प्राणी जमीन पर। और सबसे बड़ा स्थल में मैमल कौन सा है? एलिफेंट को हम लोग जानते हैं, यानी एलिफेंट के बाद फिर इसका नंबर आता है। आप ब्लैक राइनो को देखेंगे तो इनके 2 सींग तो आपको बड़े बड़े दिखेंगे, एक तीसरा सींग भी आपको यहाँ पे उगता हुआ दिखाई देगा। तो आप यहाँ पे 3 सींग देखेंगे ब्लैक राइनो में, लेकिन वाइट राइनो में 2 ही सींग होते हैं। और आप अगर इंडिया की बात करें, इंडियन राइनो की बात करें, या फिर एशियन राइनो की बात करें, एशियन राइनो को ही इंडियन राइनो बोला जाता है। इनके 1 सींग होते हैं, तभी इनको 1 हॉर्न राइनो बोला जाता है। पढ़ते हो ना, काजीरंगा पढ़ते हो ना। 1 हॉर्न का मतलब है 1 सींग वाले गैंडा। तो आपने यहाँ पे क्या क्या सीख लिया? 1 सींग का भी गैंडा होता है, 2 सींग का भी गैंडा होता है, 3 सींग का भी गैंडा होता है, लेकिन वो तीसरा सींग बहुत छोटा रहता है। ठीक है, मैं पिक्चर लगा दे रहा हूँ, बढ़िया से पॉज करके देख लेना। और यहाँ पे एशियन राइनो का जो IUCN प्रोटेक्शन स्टेज है वो वल्नरेबल है, संवेदनशील है। ठीक है, आगे चले। आइए, IOAA, ये क्या है? इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी पर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड। भारत की यहाँ पे 3rd पोजीशन है। ओलंपियाड से मतलब समझ रहे होंगे, एक तरह से कंपटीशन, प्रतियोगिता, इंटरनेशनल लेवल की प्रतियोगिता है। क्षेत्र क्या है प्रतियोगिता का? एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स। ठीक है, इसको अभी ऑर्गेनाइज किया गया है जॉर्जिया के कोटेसी में, लेकिन जॉर्जिया याद रखना। चलिए, अन्ना मणि, भारतीय भौतिक और मौसम वैज्ञानिक। मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की मौसम महिला के नाम से इनको जानते हैं। वेदर वुमेन ऑफ इंडिया, अन्ना मणि। गूगल ने इनकी 104वीं जयंती पर डूडल को रिप्रेजेंट किया है, डूडल के रूप में इनको शो किया है। डूडल तो समझते होंगे ना, गूगल करते हो, गूगल खोलते हो आप, तो जहाँ पे गूगल लिखा रहता है इसी में इनकी तस्वीर को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पे ये सारे फैक्ट याद रखना। चलिए, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ये करेंसी डिजिटल फॉर्म में आ रही है। ये क्या है? CBDC। अभी हाल ही की रिपोर्ट बता रही है कि RBI इसको शुरू कर सकता है, CBDC को, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को। ये बिटकॉइन की तरह नहीं है, ये क्रिप्टो करेंसी की तरह नहीं है, लेकिन ये डिजिटल करेंसी है।
बाकी क्रिप्टो और बिटकॉइन के बारे में तो जानते ही हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने इसको वैलिडेट नहीं किया है, लेकिन डिजिटल करेंसी यानी CBDC को यहाँ पे वैलिडेट किया गया है RBI के द्वारा। वैसे आप CBDC का आप गहराई से अध्ययन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये एक तरह से क्रिप्टो करेंसी ही है, बिटकॉइन है, बस गवर्नमेंट इसको नाम नहीं देना चाहती है क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन। ठीक है, दूसरी भाषा में ये समझ लीजिए ये भारत की खुद की क्रिप्टो करेंसी है, बिटकॉइन है। और जब इस करेंसी को वैलिडेट कर दिया गया है तो ये फिर एक तरह से फिएट करेंसी होगी। फिएट करेंसी समझते हैं ना? फिएट करेंसी यानी आपके पॉकेट में 500 का नोट है ना, 100 रुपये का नोट है, 200 का नोट है, 2000 का है, तो ये जो नोट के फॉर्म में आपके पास पैसा है इसको फिएट करेंसी बोला जाता है। आपके पॉकेट में सिक्का भी होगा 5 का, 10 का, लेकिन सिक्के को फिएट करेंसी नहीं बोला जाता है। ठीक है, फिएट करेंसी का दूसरा मतलब ये भी होता है कि जब तक सरकार का लीगल टेंडर है तब तक इसकी वैल्यू है 1000 के नोट की। अब कल को बोल देगा 1000 का नोट वैलिड नहीं है तो क्या करोगे उस 1000 के नोट का? फिर तो वो एक तरह से कागज़ की तरह है ना, तो कागज़ का कुछ नहीं कर सकते हो आप। अगर कल को गवर्नमेंट ने बोल दिया कि 10 का सिक्का नहीं चलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं चले, लेकिन वो सिक्का है तो पीतल का, किसी भी मेटल का तो है ही ना, उसको पिघला के हम साला कुछ भी बना लेंगे, मार्केट में बेच देंगे तो ये तो बिक जाएगा, मतलब इसकी तो वैल्यू है ना। एक करेंसी भी नहीं रहेगी तब भी इसकी वैल्यू है सिक्के की। लेकिन नोट अगर करेंसी नहीं रहेगी, लीगल टेंडर वापस ले लिया गवर्नमेंट ने या फिर रद्द कर दिया, कैंसिल कर दिया, तो फिर उस कागज़ के टुकड़े का क्या करोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। इसको फिएट करेंसी के साथ, फिएट मुद्रा के साथ एक्सचेंज भी कर सकते हैं, तो ये तो अच्छा है। और यहाँ पर RBI के द्वारा क्या बोला गया है, लोगों को क्रिप्टो करेंसी से ये दूर रखेगा। ठीक है भैया, चलो अगला कर लो। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, ये मिशन फिर से चर्चाओं में आ गया। इस मिशन के तहत हाल ही में 1 लाख से अधिक गाँव ने ODF प्लस लिखा है, ध्यान देना, खुले में शौच मुक्त घोषित किया है। हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अनुसार कितने गाँव ने ODF प्लस खुद को घोषित किया? ये याद रखना फैक्ट, 1 लाख से अधिक। या फिर इसका उल्टा करके पूछेगा कि अभी हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत 1 लाख से अधिक गाँव ने किस कैटेगरी में अपने आप को खुले में शौच मुक्त घोषित किया? तो कैटेगरी आपको पता होना चाहिए। कैटेगरी ODF है, कैटेगरी ODF प्लस है, कैटेगरी ODF प्लस प्लस है। तो ये जो पहली कैटेगरी है ODF, इसमें प्लस प्लस कुछ नहीं है। ठीक है, ये तो फ्री हो गए थे हम, 2019 में ही ODF फ्री पूरा देश हो चुका था। अब जो रिसेंट अपडेट है वो ODF प्लस को लेके है, यानी इसको लेके है। तो 2 अक्टूबर 2019 को देश के सारे गांव ODF हो गए थे। अभी जो हाल में न्यूज आई, अपडेट आया, रिसेंट डेवलपमेंट है, उसमें 1 लाख से अधिक ODF प्लस खुद को घोषित किया। फिर कुछ समय बाद हम लोग फिर से करंट अफेयर्स पढ़ेंगे और उसमें पढ़ेंगे कि देश के सभी गाँवों ने खुद को ODF प्लस घोषित कर दिया। अभी तो 1 लाख से अधिक हुए, कल को देश के सारे गाँव ODF प्लस भी घोषित हो जाएंगे। ठीक है, फिर कल को ये भी पढ़ लेंगे कि पूरे देश के सारे गांव ODF प्लस प्लस घोषित हो जाएंगे। लेकिन इसमें समय लगेगा भी, क्योंकि किस कंडीशन में, किस क्राइटेरिया में कोई गांव ODF प्लस माना जाता है और किस कंडीशन, किस क्राइटेरिया में ODF प्लस प्लस माना जाता है, ये सब हम लोग देखेंगे। अभी इतना क्लियर है? चलिए अब जल्दी से कैटेगरी के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 3 कैटेगरी तो हम लोगों ने देख लिया, देख लेते हैं कि कब किसको किस कंडीशन में घोषित किया जाता है। ODF में किसी क्षेत्र को घोषित तब किया जाता है जब दिन के समय एक भी व्यक्ति खुले में शौच नहीं करे। ठीक है, ये कंडीशन है ODF की, जो पूरा हो गया है टास्क, 2 अक्टूबर 2019 को ही अचीव कर लिया गया है। दूसरी कैटेगरी है ODF प्लस। इसमें क्या है, किसी भी गांव को कब ODF प्लस बोला जाएगा? जब किसी भी दिन किसी भी व्यक्ति को शौच और पेशाब करते हुए नहीं पाया जाए, मतलब ओपन एरिया में नहीं पाया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक टर्म और जुड़ गया, ये पेशाब जुड़ गया, और एक ग्रामीण लेवल पे बताया जा रहा है। ठीक है, ODF प्लस कितने गाँव ने घोषित किया? आपने अभी देखा 1 लाख से अधिक। तो इसका दूसरा मतलब ये भी है कि ये जो 1 लाख प्लस गांव हैं जिन्होंने अपने आप को ODF प्लस घोषित किया, यहाँ पे शौचालय की बहुत बढ़िया व्यवस्था है। इन गाँव में लगभग हर एक घर में टॉयलेट बनी हुई है, शौचालय बना हुआ है ना। चलिए यहाँ पे जो तीसरी कैटेगरी है वो है ODF प्लस प्लस। ODF प्लस प्लस किसी क्षेत्र को या फिर किसी गाँव को तब घोषित किया जाता है, सबसे पहली कंडीशन तो यह कि वो ODF प्लस तो हो ही। ठीक है, बाकी दूसरी कंडीशन क्या है, फेकल सेप्टेज यानी मल कीचड़ और नालियों का प्रबंधन होना चाहिए उस गांव में, ठीक से ट्रीटमेंट होता हो, सीवेज ट्रीटमेंट हो। ठीक है, तो ये सीख लिया तीनों कैटेगरी। ODF में क्या है, सिर्फ यहाँ पे दिन के समय में कोई व्यक्ति खुले में शौच नहीं करे, रात में लोटा लेके बैठ जाए कोई दिक्कत नहीं है। ODF प्लस में यहाँ पे शौच के साथ पेशाब वाला फैक्टर है, और ODF प्लस प्लस में ODF प्लस तो होना ही चाहिए, साथ में यहाँ पे नालियों का प्रबंधन, फेकल सेप्टेज, सीवेज ट्रीटमेंट, उपचार वगैरह ठीक तरीके से हो, तब ODF प्लस प्लस हो जाएगा। आगे चले,
बाकी इसके बारे में स्टैटिक पॉइंट देख लीजिए क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज़ 1 2 अक्टूबर 2014 को शुरुआत किया गया था इस मिशन का। 10 करोड़ प्लस टॉयलेट का निर्माण हुआ था चरण 1 में, फेज़ 1 में, ठीक है, इस मिशन के तहत। 2 अक्टूबर 2019 में सभी राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों को खुद ने ODF घोषित किया। ये तो हम लोगों ने सीख लिया अभी। तो ये जो फेज़ 1 था वो टोटली डेडिकेटेड था ODF के लिए। इसको ODF प्लस और ODF प्लस प्लस से मतलब नहीं था। अब आओ नीचे, SBMG यानी चरण 2 फेज़ 2 में क्या हुआ? फेज़ 2 में जो फेज़ 1 में स्टेबिलिटी पाई थी उसको तो बरकरार रखना ही था। बरकरार रखने से मतलब यानी जो ODF बन गए तो ये ODF तो बने ही रहे। इसके साथ साथ और क्या चीज़ें और ऐड कर दी गई फेज़ 2 में? सॉलिड लिक्विड प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट। आपने जो देखा भी ODF प्लस प्लस में देखा था ना, सीवेज ट्रीटमेंट वगैरह, नालियों का मैनेजमेंट वगैरह, फेकल डिस्पोजल वगैरह, ये सब चीज़ें फेज़ 2 में था। अब देख लेते हैं ये जो ODF प्लस गाँव है 1 लाख से ज़्यादा, इन 1 लाख में से कौन से राज्य के गाँव सबसे ज़्यादा है? तो आपको ध्यान रखना है तेलंगाना। तेलंगाना की स्थिति, तेलंगाना का परफॉर्मेंस सबसे बेटर है, ठीक है। चलिए, दूसरे स्थान पर तमिलनाडु रहा, तीसरे स्थान पर उड़ीसा और चौथे स्थान पर यूपी रहा। चलिए नेक्स्ट है SSA लैब, सुपर इम्पोर्टेंट। इसका नाम क्या है? SSA मतलब स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस। इस सिचुएशनल का क्या मतलब है? किसकी सिचुएशन देखना है हम लोगों को, किसकी सिचुएशन से अवेयर होने की बात की जा रही है। यहाँ पे सिचुएशन देखनी है सेलेस्टियल बॉडीज़ की, यानी अंतरिक्ष में जो पत्थर घूम रहे हैं आज की डेट में। ये जो बहुत बड़ा सा पत्थर है, बहुत बड़ा सा पिंड है, बहुत बड़ा सा सेलेस्टियल बॉडी है, ये यहाँ पे है। कल को इसकी स्थिति यहाँ पे आ जाएगी, कल को इसकी स्थिति और आगे हो जाएगी और हमें PSLV या फिर GSLV से किसी सैटेलाइट को लॉन्च करना है तो हम लॉन्च भी कर दिए साथ में। यहाँ से लॉन्च किए और ये स्पेस में जाके इस पत्थर से टकरा गया तब तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इन्हीं सब पिंडों की रियल टाइम स्थिति को जानने के लिए इस लैब की स्थापना की जा रही है, अंतरिक्ष स्थिति परक जागरूकता कार्यशाला यानी स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस लैब। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी की कक्षा में असंख्य थाउजेंड ऑफ सेलेस्टियल बॉडी घूम रही हैं, तो यहाँ पे इस लैब की सहायता से पृथ्वी की कक्षा में इन्हीं पिंडों की निगरानी की जाएगी। अनुमान लगाया जाएगा कि वे किसी भी नियत समय पर रियल टाइम पर कहाँ पे हैं, ताकि ये बूम ना हो जाए। ये वाला बूम जो हुआ था ना, टकरा गया था, हो जाता है, सैटेलाइट बची रहेंगी हम लोगों की इससे। और पृथ्वी की कक्षा में भी तो हमारी बहुत सारी सैटेलाइट स्थापित हैं। इसकी स्थापना कहाँ की जा रही है? गढ़वाल क्षेत्र में, उत्तराखंड। ये मार्क करो आप, ठीक है, ये पूछा जाएगा, उत्तराखंड पूछा जाएगा। चलिए, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2022 मत्स्य पालन और डेयरी मंत्रालय के द्वारा इस पुरस्कार को दिया जाता है। अब ये पुरस्कार दिया नहीं गया है, इसके लिए नॉमिनेशन मांगे गए हैं, आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के अवसर पर इस प्राइज को दिया जाता है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब होता है? 26 नवंबर को, याद रखना, 26 नवंबर के दिन इस प्राइज को दिया जाएगा। तो नाम आ जाएगा, तब तक एक करंट अफेयर्स और पढ़ लेंगे हम लोग। राष्ट्रीय गोकुल दिवस 2014 में इसकी शुरुआत की गई थी। इसका पर्पज़ क्या है? स्वदेशी गौजातीय नस्ल जो है इनके प्रोटेक्शन के लिए, इनके डेवलपमेंट के लिए इस योजना को लाया गया था, ठीक है। चलिए, रमेश बाबू प्रज्ञानानंद भारत के शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं। अभी हाल ही में एक प्रतियोगिता हुई थी जिसका नाम है FTX क्रिप्टो कप। ये नहीं पूछने जा रहा है एग्जाम, ठीक है। यहाँ पे बस इनके बारे में हम लोग को जानना है, लेकिन इन्होंने जो काम किया है इस कंपटीशन में वो इम्पोर्टेंट है। मैग्नस कार्लसन को सब लोग जानते हैं, ये दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी हैं, शतरंज खिलाड़ी हैं। इस कंपटीशन में प्रज्ञानानंद ने मैग्नस कार्लसन को हराया है। चलिए, पुलित्जर पुरस्कार 2022 फहमीदा अजीम को चुना गया है। बांग्लादेश मूल की ये चित्रकार और कहानीकार है। ये सब हम लोग जानते हैं कि इसको किस क्षेत्र में दिया जाता है। इसको पत्रिका के क्षेत्र में दिया जाता है, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। अमेरिका का पत्रिका के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। फहमीदा अजीम का काम क्या रहा है? इन्होंने उइगरों के उत्पीड़न पर कार्य करने के लिए इनको चुना गया। ये उइगर मुस्लिम समुदाय की बात कर रहा है, ठीक है, चाइना। नेक्स्ट है हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस। भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस है। पहली है, स्वदेशी है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। फ्यूल सेल के बारे में एक खास बात है कि ये सबसे ज़्यादा एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, पॉल्यूशन वाली कोई बात ही नहीं है। SDG नंबर 7 पे काम हो जाएगा हम लोगों का, 13 पे काम हो जाएगा हम लोगों का। चलिए, नेशनल सीड कांग्रेस 2022, इसका आयोजन अभी हाल ही में ग्वालियर में किया गया, ध्यान रखना। नेशनल सीड कांग्रेस, राष्ट्रीय बीज कांग्रेस। देश की सबसे लंबी ट्रेन, ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ये जान लेना, ये फ्री ट्रेन है, मालगाड़ी है। 15 अगस्त को ट्रायल किया गया था, आप लेंथ देखिए,
3.5 किलोमीटर, इतनी लंबी ट्रेन है जिसकी बोगी गिनना मुश्किल हो जाएगा। 295 बोगी लगी है इस ट्रेन में। इतनी लंबी ट्रेन को खींचने के लिए 6 इंजन की जरूरत पड़ी है। 6 इंजन लगे हैं इस ट्रेन में और इसका नाम रखा गया है सुपर बासुकी। यही तो क्वेश्चन पूछा जाना है। देश की सबसे लंबी ट्रेन का नाम क्या है? 4 ऑप्शन बना देगा, सुपर बासुकी लगा देना। दूसरे तरीके से पूछ लेगा कि अभी हाल ही में चर्चा में रहा शब्द सुपर बासुकी है क्या, तब भी आप देश की सबसे लंबी ट्रेन लगा देना। हमारे शास्त्रों में बासुकी को क्या बताया गया है? सांपों के राजा। और इसका जो ट्रायल किया गया था वो किया गया था कोरबा से राजनांदगांव तक। छत्तीसगढ़ है कोरबा और नागपुर है राजनांदगांव। तो ये भी पूछा जा सकता है, ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। चलिए, यहाँ पर लेंथ याद रखनी है, नाम याद रखना है और ये ट्रायल कहाँ से कहाँ तक किया गया है। ठीक है। और ऑब्वियसली ये पैसेंजर ट्रेन तो होगी नहीं। पैसेंजर होगी तो भैया इतना लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ से लाओगे, बैठेंगे कैसे लोग। चलिए, नेक्स्ट है आर्केट, राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी। इसका उद्घाटन किया गया अभी हाल ही में राजस्थान में। कुछ फैक्ट यहाँ पे वन लाइनर फॉर्म में भी हैं, ये मैंने इसलिए ऐड कर दिया ताकि कुछ छूटे ना। आइए नेक्स्ट टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी चीज़ें हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। हाल ही में किस देश में भारतीय दूतावास खोला गया? इंडियन एम्बेसी खोली गई है। पराग्वे लगा देंगे आंसर जल्दी से, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे पराग्वे के बारे में हम लोग को पढ़ना है जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत इंपॉर्टेंट है। भू आबद्ध देश है क्या ये? लैंडलॉक्ड कंट्री है? हाँ बिल्कुल है। 23.5 साउथ यानी मकर रेखा क्रॉस करती है यहाँ से, बिल्कुल करती है। दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम में से एक बांध इटाईपू डैम, ये रिवर पराना पे है। ये रिवर पराना पराग्वे में है क्या? बिल्कुल है। लैंड लॉक्ड कंट्री होने के बावजूद, भू आबद्ध देश होने के बावजूद भी चारों तरफ पानी है नहीं है, नेवी का क्या करेंगे? दुनिया का पहला भू आबद्ध देश जिसके पास सबसे बड़ी नेवी है, पराग्वे है क्या ये? बिल्कुल पराग्वे है। इनकी जो नेवी काम करती है ना, वो नदियों में काम करती है, ऑपरेट्स ऑन रिवर्स। फिर इन रिवर्स के माध्यम से अर्जेंटीना में कुछ जाते हैं और अर्जेंटीना से फिर ओशियंस लगा हुआ है, पैसिफिक ओशियन लगा हुआ है। तो अब ध्यान रखना, अगर कोई देश भू आबद्ध है तो ज़रूरी नहीं है कि उसके पास नेवी नहीं हो, नेवी हो भी सकती है। ठीक है भैया, तो ये करंट अफेयर्स कुछ छोटे हुए और आज के करंट अफेयर्स हो गए। मिलते हैं फिर अगले दिन इसी कहानी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।